गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं बच्चों बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का जो 19 का लेसन है, यूनियनिस्ट पार्टी, सर छोटूराम और फजल हुसैन द्वारा जो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी और 1923 से लेकर 1946 तक के चुनाव में इसने अपनी अमिट छाप तत्कालीन पंजाब रियासत पर छोड़ी। चौधरी छोटूराम का संबंध हरियाणा क्षेत्र से तथा फजल हुसैन पंजाब क्षेत्र से संबंध रखते थे। इस तरह फजल हुसैन वर्तमान पाकिस्तान और पंजाब यानी उस समय जो पंजाब रियासत थी उसकी राजधानी लाहौर और उसका फैलाव लाहौर से लेकर वर्तमान हरियाणा पलवल क्षेत्र तक था। इस तरह हरियाणा पंजाब की साझी रूप से इस पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी ने अपनी स्थापना काल से लेकर 1947 तक भारत की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चौधरी छोटूराम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी करके गरीबों और किसानों की जिंदगी सुधार करना था। इसे उस समय ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी का दर्जा प्राप्त था। यूनियनिस्ट पार्टी को कृषि को प्रोत्साहन देना, स्थानीय निकायों को विकसित करना तथा गरीबों किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। सांप्रदायिक माहौल में इस पार्टी का जन्म हुआ था, परंतु यह इस माहौल से दूर रही तब सभी धर्मों को इसने एक समान महत्व दिया। यानी जो तत्कालीन जो पंजाब था वहाँ हिंदू, सिख और मुसलमान लगभग बराबर की स्थिति में थे। तीन जो समुदाय हैं, जो लाहौर से लेकर और जो 1947 के पहले का जो पाकिस्तान जो पंजाब था उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों ही धर्म के लोग बराबर स्थिति में थे। यानी तीनों की स्थिति अपने आप में मजबूत थी। अपनी जनवादी और कल्याणकारी नीतियों का पार्टी हरियाणा तथा पंजाब में जल्द ही लोकप्रिय हो गई। 1923 ईस्वी की विधानसभा चुनाव में से 71 स्थान में 38 स्थान प्राप्त हुए, जिसे चुनाव परिणाम से स्पष्ट बहुमत मिला। इस सफलता में चौधरी छोटूराम का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद जो कार्य चौधरी छोटूराम ने गरीबों किसानों के लिए किए, उनके लिए उन्हें आज भी मसीहा कहकर पुकारा जाता है। 1926 यूनियनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। इस शासनकाल में इस पार्टी द्वारा शिक्षा, कृषि व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक योजनाओं को लागू किया गया। अब यूनियनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलने लगी थी। इसकी लोकप्रियता अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पार्टी के उत्कृष्ट काल में महाराष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हरियाणा पंजाब में हाशिए पर चली गई थी, यानी समाप्त सी हो गई थी। बहुत पीछे धकेल दिया था उसमें कांग्रेस को इसने। 1946 ईस्वी के चुनाव तक ये कहें अपने मुख्य नेताओं की मृत्यु तक हरियाणा पंजाब के राजनीतिक परिवेश पर पार्टी छाई रही। इसमें कोई दोहरा नहीं। वास्तव में जनता ने बड़ी स्वीकार्यता इस पार्टी को दी, सांप्रदायिक दलों को नकारा और उस जमाने की जो कांग्रेस जो महान पार्टी का दर्जा ले रही थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उसको भी लोगों ने नकारा, हाशिए पर भेज दिया। और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब रियासत में इसका जादू सिर चढ़कर बोला। 1946 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में इसे मात्र 20 सीटें मिली, परंतु इसकी सर्वधर्मीय नीति के कारण अन्य दलों ने इसका समर्थन किया था। इस पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन की। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उस राजनीतिक माहौल में आज की मैं राजनीतिक विज्ञान के छात्रों से आह्वान करता हूँ, अगर वो नेतृत्व बना सकें और अच्छे सक्षम रूप से आगे आ सकें तो किसी भी समाज को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं। और उसी समय यूनियनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं की हिंदू महासभा, सिखों की जो धर्म के आधार पर जो गठित जो दल था शिरोमणि गुरुद्वारा पर शिरोमणि अकाली दल, और मुस्लिमों की मुस्लिम लीग। परंतु मैं ये भी कहता हूँ कि कट्टरता मुट्ठी भर लोगों में होती है, ये सच्चाई है और वही पंजाब में हुआ। इस पार्टी का तीनों ही दलों और कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस जो कर रही थी, मैं स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही हूँ, सबको पीछे धकेल दिया। और गठन से लेकर 1946 तक, 1945 सर छोटूराम जी की मृत्यु हो गई, तब तक इस पार्टी ने पंजाब में अपना दबदबा बनाए रखा। और 1946 में इसको छोटूराम जी की मृत्यु के बाद बहुत कम सीटें मिली, 20 सीटें मिली, तो भी सभी दलों ने इस पर धार्मिक ठप्पा न लगने के कारण, सांप्रदायिक ठप्पा न लगने के कारण सभी ने दलों ने इसको मिलजुल कर इसके नेतृत्व में सरकार बनाई। पृष्ठभूमि 1922 में असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति ने हरियाणा सहित पूरे देश का माहौल गर्म कर दिया था।
नेवकों का गांधी जी व कांग्रेस की विचारधारा जो विश्वास उठने लगा था। अचानक चोरी चारा कांड के नाम पर जो आंदोलन शिखर पर चढ़ा था, उस समय जो गांधी ने आंदोलन एकदम रोका, उससे जो युवा था वो सहमत नहीं था कि करी करे मैंने तो पानी फेर दिया। तो उनको विश्वास उठा गांधी जी व कांग्रेस की विचारधारा से। ये वे क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ने लगे थे। मुसलमानों ने ऐसे आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, परंतु आंदोलन अचानक समाप्त करने से उनमें भी निराशा हुई और वे अपने अलग मुस्लिम लीग संगठन स्थापित करने लगे, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को एकजुट करना तथा इस धर्म का विकास करना था। मुस्लिम संगठन में बढ़ती धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों ने प्रबुद्ध हिंदुओं को चिंतित कर दिया। उन्होंने भी अलग अलग रूपों में हिंदू संगठनों की स्थापना शुरू कर दी। कहने का अर्थ इस काल में हरियाणा का सदैव शांत रहने वाला समाज सांप्रदायिक भट्टी पर जल रहा था। हाँ, दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से जो है कट्टरता भी उभर रही थी। अब अलग धर्म के आधार पर संगठन बन रहे थे, मुसलमान भी बना रहे थे, हिंदू भी। उसके जवाब में चारों तरफ सांप्रदायिकता को आधार बना गतिविधियों का संचालन हुआ था। 1923 ईस्वी में अम्बाला के सैयद नूर ने जमायत ए तबलीग उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म में लाने के लिए तैयार करना था। मुसलमानों को एकजुट तथा संगठित रखने के उद्देश्य से तंजीम नामक संगठन की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे इन मुस्लिम संगठनों और संस्थाओं ने हरियाणा में के प्रत्येक शहरों में अपनी शाखाएं विस्तारित करनी आरंभ कर दी थी। मुस्लिम संगठनों तथा संस्थाओं की प्रतिक्रिया के रूप में हरियाणा के हिंदू संगठनों की विस्तार होने लगी। शुद्धि संगठन आंदोलन इसी तरह की प्रतिक्रिया परिणाम था। इस संगठन उन लोगों के लिए शुद्धि का आंदोलन चलाया जो पहले किसी कारण से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में चले गए थे, उन्हें हिंदू धर्म वापस लाया जा सके। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में इस संगठन ने हिंदू समुदाय में एकता स्थापित करने के लिए कार्य किया। इस तरह दो धर्मों के अलग अलग स्वरूपों वाले संगठनों की स्थापना ने हरियाणा में शांत माहौल को सांप्रदायिकता जहर घोलना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1923 से 1928 ईस्वी तक हिंदू और मुसलमानों के बीच अनेक जिलों में हिंसक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस तरह के माहौल में चौधरी छोटूराम तथा फजल हुसैन ने एक सर्वधर्मी विचारों वाली पार्टी का गठन किया। सांप्रदायिकता से तंग आ चुके लोगों ने इस पार्टी को हाथों हाथ लिया, अर्थात जल्दी पार्टी हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गई। यूनियनिस्ट पार्टी के विरोधी भी इसे गाँव की पार्टी कहकर इसका उपहास उड़ाते थे। वास्तव में सही है कि यह शायद पूरे भारत की ऐसी पहली पार्टी जिसके संस्थापक हिंदू मुसलमान थे, जिसका आधार ग्रामीण क्षेत्र था, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों का कल्याण करना था। सरकारी शोषण, अत्यधिक भू राजस्व, बाढ़, सूखा, अकाल जैसी निरंतर चलने वाली परिस्थितियों ने हरियाणा क्षेत्र के गरीब व किसानों हालत दयनीय बना दी थी। औपनिवेशिक सरकार की ओर से कृत्रिम सिंचाई के साधनों और ऋण व्यवस्था का कार्य नहीं किया गया था। सरकार इसके साथ लगातार किसानों को प्रताड़ित कर रही थी। समय पर भू राजस्व न चुकाने वालों की जमीन ज़्यादा छीन ली जाती थी। किसानों को बीज व खाद उपलब्ध करने का कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी। महाजनों तथा साहूकारों के ऋण जाल ने किसानों को ऐसे शोषण के चक्कर में फंसा दिया था कि जहाँ से अपनी जान देकर भी नहीं निकल सकता था। इन परिस्थितियों में हरियाणा की भूमि पर चौधरी छोटूराम जैसा मसीहा उभर कर सामने आया, जिसने गरीब किसानों की दशा को सुधारने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चौधरी छोटूराम फजल हुसैन ने यूनियनिस्ट पार्टी को आम लोगों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन परिस्थितियों 1923 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना की गई। इस पार्टी में अधिकतर वो लोग थे जो सरकार के सहयोग से अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय जितने विकास कार्य इस पार्टी ने किए, उतने शायद ही अन्य कहीं किसी पार्टी ने कहीं किए। उद्देश्य यूनियनिस्ट पार्टी का जन्म ऐसे माहौल में हुआ था जब हरियाणा समेत पूरे देश में निराशा तथा सांप्रदायिक माहौल था। इसलिए इस पार्टी ने उद्देश्यों का निर्माण इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया। इस पार्टी के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से साझा किया जा सकता है: कृषि को बढ़ावा देना, गाँव का विकास करना, पिछड़े गरीब लोगों का कल्याण करना, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, धर्म या जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करना, प्रशासन के अनावश्यक खर्चे को कम करना, लोक हितों के लिए कार्य करना, स्थानीय निकायों संस्थाओं का विकास करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रचार करना, बेरोजगारी को कम करना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना और पंचायतों का महत्व समझना बढ़ाना। उपरोक्त उद्देश्यों के माध्यम से यूनियनिस्ट पार्टी ने अपने आप को सभी जातियों, धर्मों, वर्गों से जोड़ने का सकारात्मक प्रयास किया। इन उद्देश्यों को काफ़ी हद तक क्रियान्वयन करने के कारण ये पार्टी हरियाणा पंजाब काफ़ी लोकप्रिय हुई। जब तक इस पार्टी के संस्थापक सदस्य जीवित रहे, ये पार्टी पूरे क्षेत्र में छाई रही।
जब यूनियन पार्टी विकास की बात की जाए, किन किन चुनाव में इसने अपना परचम लहराया। यूनियनिस्ट पार्टी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण पिछड़े वर्ग के वर्गों का विकास करना था। उस समय तक कांग्रेस व कोई अन्य राजनीतिक पार्टी गाँवों तक नहीं पहुँच पाई थी। इस बात का लाभ यूनियनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुआ। इस पार्टी के नेताओं ने गरीबों, किसानों और देहाती लोगों के विकास के लिए किसान हितैषी कार्यक्रमों का आयोजन किया। उस समय गाँव के लोगों की संख्या शहरों से अधिक थी, अतः यूनियनिस्ट पार्टी का समाज का आधार बढ़ा और इस पार्टी को आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई। हरियाणा, पंजाब में इस पार्टी के विकास के विविध पहलों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आसानी समझा जा सकता है। चौधरी छोटूराम तथा यूनियनिस्ट पार्टी। चौधरी छोटूराम का जन्म जाट परिवार के रोहतक के गढ़ी शापला नामक गाँव में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। अनेक कठिनाइयों के पश्चात इन्होंने वकालत की परीक्षा पास की। इनकी राजनीति में विशेष रुचि थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक क्षेत्रीय नेता से पंजाब के प्रसिद्ध नेता बन गए। आरंभ में इन्होंने कांग्रेस सदस्यता ली, परंतु 1922 में वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस की सदस्यता त्याग पत्र दे दिया। 1923 ईस्वी में उन्होंने पंजाब के नेता फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये आर्य समाज की विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने हिंदू मुसलमानों के आपसी मतभेदों को समाप्त कर जीवन भर सराहनीय प्रयास किए। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने की निर्णायक भूमिका रही। इसके महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, जब तक जीवित रहे तब तक यूनियनिस्ट पार्टी निरंतर सत्ता में बनी रही। 1923 ईस्वी के चुनाव। इस पार्टी ने अपनी लोकप्रिय जन कल्याणकारी कार्यों की वजह से जल्द ही जनता में अपनी पैठ बना ली थी। ग्रामीण स्तर की पार्टी होने के कारण गरीब और किसान समुदाय बहुत जल्द इसके साथ जुड़ गया। इसके अतिरिक्त इस पार्टी के साप्ताहिक पत्र जाट गजट ने भी इसको लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत भी इसकी सफलता का अन्य कारण था। इसके अतिरिक्त चौधरी छोटूराम, फजल हुसैन जैसे शक्तिशाली प्रभावशाली नेतृत्व ने भी इसके विकास में मूल्यवान योगदान दिया। 1923 ईस्वी में स्थापित होने वाली इस पार्टी ने इसी वर्ष होने वाले पंजाब विधान परिषद के चुनाव आश्चर्यचकित कर देने वाली सफलता प्राप्त की। उसने उन चुनावों में 71 में 38 स्थान प्राप्त किए। इन चुनाव हरियाणा की कुल 9 सीटों में 7 सीटों पर इस पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की। बहुत बड़ी बात है। और ये भी आपको पता लग गया होगा कि विशाल पंजाब आज के हरियाणा से करीब 8 गुनी सीटें थी। 9 हरियाणा में तो 71 यानी 62 शेष पंजाब में, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। इन चुनाव सांप्रदायिक राजनीति करने वाले दलों मुस्लिम लीग को, हिंदू महासभा को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। ये और भी चौंकाने वाली बात है। आज की मैं युवा मतदाताओं से आह्वान करता हूँ कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे थे, दोनों को मतदाताओं ने नकारा। 1923 ईस्वी के पंजाब विधान परिषद के चुनाव परिणाम निम्न तालिका समझा जा सकता है। यूनियनिस्ट पार्टी 38, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 10, खिलाफत दल 3, स्वतंत्र उम्मीदवार 11 और स्वराज्य दल 9। इस तरह से यूनियनिस्ट पार्टी को जमींदारी लीग के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल 71 सीटों का इस तरह से परिणाम प्राप्त हुआ। इन चुनावों के परिणाम के आधार पर जिस मंत्रिमंडल का गठन किया गया उसमें पंजाब के फजल हुसैन, हरिकिशन लाल तथा चौधरी छोटूराम को मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। फजल हुसैन को शिक्षा व स्थानीय स्वशासन विभाग तथा हरिकिशन लाल को वित्त विभाग, परंतु इस्तीफे कार्य विभाग बाद में राय बहादुर लालचंद को दिया गया। न्यायालय द्वारा राय बहादुर लालचंद का चुनाव रद्द किए जाने को उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद पंजाब के उपराज्यपाल ने चौधरी छोटूराम को कृषि विभाग का मंत्री बनाया। उनके मंत्री बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में नया मोड़ आया। कांग्रेस की तुलना में हरियाणा यूनियनिस्ट पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। हरियाणा में उस समय कांग्रेस पार्टी को अमीरों की पार्टी समझा जाता था, यूनियनिस्ट पार्टी का आधार ग्रामीण समुदाय था। सुनहरा कानून, जिसे गोल्डन लॉ के नाम से जाना जाता है। चौधरी छोटूराम कृषक परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए कृषकों की समस्या में भलीभांति परिचित थे। कड़ी मेहनत करने पश्चात भी कृषकों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। साहूकार जीवन भर कृषकों का शोषण करते रहते थे। चौधरी छोटूराम ने इस विषय से संबंधित अनेक लेख लिखे। जाट गजट तथा दूसरे अखबारों जैसे बेचारा किसान, ठगी के बाजार की सैर और नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे आदि उन्होंने प्रभावशाली लेख लिखे। उन्होंने कृषक वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। किसानों के बच्चों को सरकारी नौकरी में हिस्सा देने का समर्थन किया। कृषकों को महाजनों से चुंगल छुड़ाने के लिए कानून पास करवाए। इन्हें सुनहरा कानून कहा जाता है। इन कानूनों के तहत साहूकार कृषक की जमीन नहीं छीन सकता था। अतः चौधरी छोटूराम कृषकों के जीवन के लिए मसीहा साबित हुए। आगे 1926 में 3 वर्ष बाद चुनाव हुए। 1926 में पंजाब में एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव हुए। इन चुनाव चौधरी छोटूराम फजल हुसैन ने हरियाणा में जबरदस्त प्रचार किया। उन्होंने चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी के लिए बनियों का जमघट शब्द का प्रयोग किया। स्वराज्य दल
इस समय हरियाणा में पतन की ओर अग्रसर था। उनकी आपसी फूट उनके पतन का कारण बनी। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा भी यहाँ के लोगों को खास प्रभावित नहीं कर सकी। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय तथा पंडित नेकीराम सरवै के नेतृत्व में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। कहने का से यूनियनिस्ट पार्टी का विरोधी खेमा इन चुनाव पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जिसका खामियाजा 1926 ईस्वी के चुनाव में भुगतना पड़ा। इन चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी को 71 में से 31 सीटें फिर प्राप्त हो गई और हिंदू महासभा को 12। इसने कुछ काफ़ी तरक्की कर ली थी। यहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार 12, सेंट्रल सिख लीग को 10, खिलाफत दल 3, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी को 2 और स्वराज दल को 7। उपरोक्त चुनाव परिणाम तालिका को देखकर पता चलता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव की यूनियनिस्ट पार्टी को 7 सीटें कम मिली और हरियाणा की कुल 9 सीटों में 4 यूनियनिस्ट पार्टी को सफलता मिली। इन चुनाव में बनने वाले मंत्रियों में यूनियनिस्ट पार्टी के प्रसिद्ध नेता चौधरी छोटू राम को स्थान नहीं दिया गया। इसका हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अपने शासनकाल में यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। भू राजस्व को कम करने के लिए सरकार को विवश किया। इस शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1929 ईस्वी में छोटे किसानों का भू राजस्व माफ करना था। सरकारी नौकरियों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया। ये 1926 के चुनाव के बाद की स्थिति थी। सुनहरा कानून, इस तरह ये आगे चलता रहेगा। पाठ 1930 के चुनाव है। ये बातें 30 और 37 के बाद जो बाद में सीटें बढ़ गई थी, मैं अगले वीडियो में लॉन्च करूँगा। ये धन्यवाद।